द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ एंड उसके डायमेंशन का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस किया हुआ है। इस सीरीज में ये 6 वीडियो होगा, या यूं कह सकते हैं 6th लेक्चर होगा। 11 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के, जिसमें से एक मोर्टालिटी भी होता है और उसी मोर्टालिटी पर लेक्चर का ये पार्ट है। आज के इस लेक्चर में स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, इसका ओवरव्यू देखेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां देख रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। इसमें 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसको एडजस्ट करते हैं, मतलब पीछे के वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट उस कंडीशन में यूज होता है जहां पर कंपैरिजन करने की बात होती है। 2 लोकेशन में, 2 जियोग्राफिकल लोकेशन में डेथ रेट का क्या सिनारियो है, क्या स्टेटस है, उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल वाइज हम इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। इस लेक्चर में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके आगे के 1-2 लेक्चर और होंगे, जिसमें लास्ट का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल पर होगा बेस्ड। तो पहले इसके थ्योरम और उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ये 2 होता है, जिसको एडजस्ट करते हैं और एडजस्टमेंट करने के बाद 2 लोकेशन में क्या डेथ का सिनारियो है, क्या डेथ का स्टेटस है, वो हम कंपेयर करते हैं। इनसाइड मटेरियल में आप क्या क्या देखेंगे, यहां पर ये जो 3 पॉइंट्स है, मैंने इसको यहां पर लिखा है। अंडरस्टैंडिंग ASDR थ्रू माइंड मैप। एज स्पेसिफिक डेथ रेट को माइंड मैप के थ्रू कैसे समझेंगे। हालांकि ये जो है ये मैंने पहले के वीडियो में किया हुआ है। तो ASDR में हम, चूंकि एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, तो एज के डिफरेंट कैटेगरीज में कितने डेथ हुए, तो उस बेसिस पर एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकलते हैं। और उसी बेसिस पर, चूंकि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट का यूज करते हैं, तो पहले एज स्पेसिफिक डेथ रेट को हम समझ लेंगे 0 to 1 ईयर ऑफ लाइफ इन्फेंट मोर्टालिटी के केस में। तो इसके आगे का भी जो स्पेसिफिक डेथ रेट होगा वो आप समझ जाएंगे। ये होगा। दूसरा होगा एडजस्टेड मेजर ऑफ मोर्टालिटी। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का 2 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, और इन्हीं दोनों को एडजस्ट किया जाता है इन दोनों मेथड के थ्रू कंपैरिजन करने के लिए। तो ये देखेंगे। एंड हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन तो हम करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई, तो उसका एक छोटा सा हिस्टोरिकल पार्ट हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इनसाइड मटेरियल में आप ये 3 पॉइंट्स को देखेंगे। ऑलमोस्ट ये मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक का ये वीडियो लेक्चर तैयार हो। यहाँ अगर आप इस लेक्चर को समझ लेते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट को गेन कर लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम काम यहीं से हो जाएगा। और इसके आगे की चीजें आपको खुद से जब बुक पढ़ेंगे समझ में आएगा, 100% मैं श्योर हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ASDR थ्रू माइंड मैप। एज स्पेसिफिक डेथ रेट को माइंड मैप के थ्रू समझाना। तो यहां पर ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर से आप फेमिलियर होंगे। इसके पहले के वीडियो में, जो कि मैंने डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने पूरा तैयार किया हुआ है, जो कि ABCDEF अप टू Z तक है। वो रैंडम क्वेश्चन है, वहां पे मतलब रैंडम टर्मिनोलॉजी है, जहां से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है, और आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए अगर आप पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर दे रहे हैं। तो वहीं पर उसमें एक लेक्चर में मैंने इस पूरे स्लाइड को एक्सप्लेन किया है, और यहां पर मैंने फिर से इसको लगाया हुआ है। तो चलिए पहले उसी वीडियो को देख लेते हैं। यहां पर डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ, इसको एक फिगर के थ्रू समझाया गया है। अगर आप इतने प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं, तो रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ेंगे, ये आपको एक सिंगल आई व्यू में समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को डिफाइन करेंगे। हियर इट इज डिफाइंड डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ्स इन द ईयर इनटू 1000। इससे जो कंपोनेंट कैलकुलेट होकर के आएगा उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहेंगे। तो IMR क्या कहलाएगा? डेथ ऑफ बेबीज ड्यूरिंग फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ। ये एक टाइम ड्यूरेशन है कंसीव से फर्स्ट ईयर तक के डेथ प्रोसेस का। यहां पर जब कंसीव हुआ, तो कंसीव से 28 वीक्स इसके भीतर अगर डेथ हो जाती है, तो उसे फोएटल डेथ कहेंगे।
बट कंसीव से टोटल बर्थ के ड्यूरेशन को जेस्टेशन पीरियड कहेंगे और इसी जेस्टेशन पीरियड के भीतर में 28 वीक तक के अंदर अगर डेथ होती है तो उसे ही फॉइटल डेथ कहा जाएगा। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड एंड आफ्टर 7 डेज ऑफ बर्थ, इसके बीच अगर डेथ होता है तो उसे पेरीनेटल मोर्टालिटी कहेंगे। यहाँ कंसीव से ये 0 तो है, मतलब कि जब बर्थ हुआ तो वहां हमने 0 डेज काउंट किया। अब 0 से 1 ईयर तक के बीच में अगर कोई डेथ होती है तो उस पूरे ड्यूरेशन को इन्फेंट मोर्टालिटी कहेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन के भीतर में अगर होता है डेथ तो इन्फेंट मोर्टालिटी कहेंगे। बट इस ड्यूरेशन को अगर अलग अलग पार्ट वाइज कैटेगराइज किया जाए और उस कैटेगरी में अगर डेथ होती है तो उसके नेम अलग अलग होते हैं। मतलब जब बर्थ हुआ उससे 7 डेज के भीतर में अगर डेथ होता है तो उसे अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी कहेंगे। बट अगर इसी को 28 वीक्स से 7 डेज तक में काउंट किया जाए तो यही पेरीनेटल मोर्टालिटी काउंट करा जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में इसका डेफिनेशन कुछ अलग होगा और बर्थ के बाद 7 डेज के भीतर ये अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी हो जाएगा। सिमिलरली 7 डेज से 28 डेज के भीतर अगर डेथ होता है तो उस डेथ को लेट न्यूनेटल मोर्टालिटी कहेंगे। बट 0 से पूरे 1 मंथ के बीच अगर काउंट किया जाए तो इसको न्यूनेटल मोर्टालिटी कहेंगे। 3 चीजें हो गई यहाँ पर। अब 1 महीने के भीतर जो भी डेथ हुई उसको न्यूनेटल मोर्टालिटी कहेंगे और उस न्यूनेटल मोर्टालिटी को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, अर्ली न्यूनेटल एंड लेट न्यूनेटल। बट 28 डेज के बाद बट 1 ईयर के भीतर अगर डेथ होती है तो उस केस में पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी ये कहलाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी है, इस इन्फेंट मोर्टालिटी में न्यूनेटल एंड पोस्ट न्यूनेटल ये दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इन दोनों के सम को इन्फेंट मोर्टालिटी कहा जाएगा। मीन्स या तो 0 से 28 डेज में बेबी का डेथ हो या 28 डेज से 1 ईयर के बीच में डेथ हो या 0 से 7 डेज के भीतर में डेथ हो या 7 डेज से 28 डेज के भीतर में डेथ हो या इस 0 से 1 वर्ष के बीच में कभी भी डेथ हो। तो इसके अलग अलग कैटेगरीज में इनके डेफिनेशन अलग अलग होंगे बट ये टोटल इन्फेंट मोर्टालिटी ही कहलाएगा। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपने वहां से नोट प्रिपेयर किया होगा और आपने कॉन्सेप्ट को गेन भी किया होगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये जो स्लाइड है उस स्लाइड को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। उसका जो लिंक है, लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक को एक्सप्लोर करिए, वहां से वीडियो को देखिए और अपना एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें एक जगह एक पॉइंट छूटा हुआ था, जबकि मैं जब बाद में इसको जब देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसको ऐड करना चाहिए, उस समय छूट गया था। ये जो देख रहे हैं लेट फॉइटल डेथ, ये लेट फॉइटल डेथ क्या होता है कि 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड ये तो लिखा हुआ है। और ये जो पेरीनेटल मोर्टालिटी आपने देखा था कि 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड ये कंप्लीट हो चुका, बट आफ्टर बर्थ 7 डेज के भीतर जो डेथ होती है वो पेरीनेटल मोर्टालिटी ये कहलाता है या पेरीनेटल डेथ कहलाता है। बट बर्थ से ही पहले मिसकैरेज हो जाए जिसको कहते हैं तो वो होगा क्या, लेट फॉइटल डेथ कहलाएगा। सिंपल सा। तो ये जो ड्यूरेशन है ये वाला ये कहलाएगा लेट फॉइटल डेथ। इसमें यही एक मुझे ऐड करना था, आप इसको यहां से समझ सकते हैं। नाउ मोर्टालिटी स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। तो मोर्टालिटी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि एक तो होता है क्रूड डेथ रेट, बट क्रूड डेथ रेट क्या होता है कि वो रोबस्ट होता है। लेकिन स्पेसिफिक डेथ रेट अगर हमें मालूम करनी हो तो अलग अलग एज वाइज अगर मोर्टालिटी कितनी हो रही है, मोर्टालिटी का क्या स्टेटस है, वो हमें स्पेसिफिक डेथ रेट से मालूम चलता है। इसमें सबसे फर्स्ट ही लिखा हुआ है क्रूड डेथ रेट, और क्रूड डेथ रेट अभी इंडिया का 2020 के अकॉर्डिंग 6 है। रूरल और अर्बन भी लिखा हुआ है। मोस्टली मैंने भी एग्जामिनेशन के पेपर में देखा हुआ है कि मैक्सिमम टाइम आपसे टोटल ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल क्या है। हालांकि अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है, सही है, तो आप रूरल और अर्बन भी याद कर सकते हैं। बट क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो टोटल है यहां पर और रूरल और अर्बन है। ये हो गया क्रूड डेथ रेट 6 है। परसेंटेज ऑफ इन्फेंट डेथ टू टोटल डेथ,
जितने भी डेथ हुए उसमें इन्फेंट डेथ का कितना है 9.1, और ये इन्फेंट डेथ क्या है 0 से 1 तक, 0 से 1। परसेंटेज ऑफ डेथ ऑफ लेस देन 1 वीक टू टोटल इन्फेंट डेथ, ये जो है लाइन, ये वाला अभी पीछे के 1-2 साल पहले के पेपर देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा अलग हिसाब से था क्वेश्चन, किस तरीके से था 53.3%। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट 32 है, इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 28 है। यहां पर एक समराइजेशन है जो कि इस रिपोर्ट में स्टार्टिंग में ही दिया होता है। अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, लेट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, पेरीनेटल एंड स्टिल बर्थ। तो जब आपने इसके पहले वाला स्लाइड जो उस वीडियो में बताया गया था, आपने जब उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं उस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट में क्या इसका स्टेटस है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस ब्रेकअप के बीच में कौन कौन सी सिनेरियो है पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो ये है एक स्टैटिस्टिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट एडजस्टमेंट, ये तो एडजस्टमेंट है, बट अब यहां पर इस तरीके से फिगर से समझाया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जब स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालनी हो तो आपका इंटरेस्ट किस पॉपुलेशन में है, किस पॉपुलेशन में आप स्टैंडर्डाइजेशन करके कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ये पॉपुलेशन है, वहां से एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट निकालते हैं। और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एक होता है जो कि आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होता है और उसको यूज करते हुए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अभी फिलहाल आप इतना ही देखिए, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, एंड इसके बाद जब आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, वहां से आपने एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, ये नोन होता है किस केस, यहां पर नोन लिखा हुआ है, नोन किस केस में, जब डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ हो, करना हो। इनडायरेक्ट के लिए ये एज स्पेसिफिक नोन नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड देन कंपेयर द एज एडजस्टेड मोर्टालिटी रेट, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर फिर ये कंपेयर कर लेते हैं ऐसे। ये तो हो गया, मतलब ऊपर से आपने अभी समझ लिया। मैं थोड़ा सा इतना समझ सकता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें ऊपर से जा रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपको श्योर कर दूं कि इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं एग्जैक्ट इसको समझाऊंगा, ये जो टर्म है इसके बारे में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल, बस मैं ये आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ये जो लिखा है ना पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो पॉपुलेशन है ये एक्चुअली में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर ये लिया गया है। ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया, N1, N2, N3, N4 एज वाइज, किस किस एज में किस किस एज के बेसिस पर एज स्पेसिफिक आपको निकालनी है। तो आपने ये जो एज वाइज पॉपुलेशन को अलग कर दिया, फिर दूसरे एज वाइज अलग कर दिया। जो आपने उस ऊपर देखा कि 1 साल के जो ड्यूरेशन में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के केस में जो एज को कैटेगराइज किया गया था, उस कैटेगरी के ही बेसिस पर आप यहाँ पर एक बार फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं। तो यहां से जो एज स्पेसिफिक निकल के आएगा इस पॉपुलेशन से, मतलब सैंपल ये आएगा, इस पॉपुलेशन से ये सैंपल आएगा, इस पॉपुलेशन से ये सैंपल आएगा, तो एस्टिमेशन मेथड होगा इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज होगा, मतलब एज स्पेसिफिक डेथ रेट, हर पर्टिकुलर अलग अलग एज ग्रुप में एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट किया जाएगा और हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होता है। इंटरनेशनल पॉपुलेशन अलग होगा, इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन किया गया है WHO के द्वारा, बट कंट्री का इंटरनल मामलों में एज स्पेसिफिक डेथ रेट को कंपेयर करने के लिए वहां का स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिफाइन किया गया है। तो उसके बेसिस पर यहां से जो सैंपल निकल के आएगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट किया जाएगा और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में फिक्स करते हुए फिर ये कंपेयर किया जाएगा और तब मालूम चलेगा जाकर कि हेल्थ का जो डायमेंशन है मोर्टालिटी, उस मोर्टालिटी की क्या कंडीशन है, क्या सिनारियो है। तो सीधे सीधे तौर पर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये फिगर वाइज नाउ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो एडजस्टमेंट करने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जो क्रूड डेथ रेट होता है
क्रूड डेथ रेट में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन को लेकर के, मतलब पूरे पॉपुलेशन में क्या डेथ हुई और उसका क्या स्टेटस रहा लास्ट में, तो हमें ग्रुप वाइज कितनी डेथ हो रही है वो मालूम नहीं चल पाता है। तो उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एज वाइज उस पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं और उसी पॉपुलेशन में जो डेथ अकर हो रही है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में डेथ रेट को फाइंड आउट करते हैं। तो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो डेथ रेट फाइंड आउट हुई वही कहलाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्या है, एडजस्टमेंट स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब मान लीजिए कि हमें 0 to 5 ईयर्स तक के एज ग्रुप में ये देखना है कि डेथ रेट क्या है। तो 5 से ऊपर वाले जो पॉपुलेशन होंगे उसको अगर इस पॉपुलेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, उनके भी डेथ को इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये मेजर रेट रोबस्ट हो जाएगा और कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल तौर पर ये समझ सकते हैं कि 0 to 5 ईयर्स हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है और 5 के ऊपर जो भी पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूड करने होंगे। तो जो एक्सक्लूजन वाला पार्ट है वो कंफाउंडर कहा जाएगा। सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कंफाउंडर पॉपुलेशन क्या होते हैं कि जो उस ग्रुप में ना रहते हुए भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उस इफेक्ट को हटाने के लिए उस कंफाउंडर पॉपुलेशन को हटाया जाता है, जिससे कि जो भी मैंने एग्जांपल बताया 0 to 5 ईयर्स, वही 5 ईयर्स का पॉपुलेशन रह जाए और उसी पॉपुलेशन में हम डेथ रेट मालूम कर पाए। तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर जो लिखा हुआ है कंफाउंडर पॉपुलेशन आर ट्रेस्ड एंड रिमूव्ड, तो कंफाउंडर पॉपुलेशन को इस तरीके से ट्रेस किया जाएगा और उसको वहां से हटा दिया जाएगा ताकि हमें जो एग्जैक्ट रेट मालूम चल पाए। डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में कंफाउंडर पॉपुलेशन आर ट्रेस्ड एंड रिमूव्ड व्हेन अनदर वेरिएबल एग्जिस्ट इन द स्टडी बिसाइड्स द वन बीइंग स्टडीड इज कॉल्ड कंफाउंडर वेरिएबल। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया कि एक अलग वेरिएबल भी है मोर्टालिटी का, जो कि 5 से ऊपर वाले एज ग्रुप का है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें है, 0 to 5 ईयर्स वाले में। अगर हम सभी को इंक्लूड कर देते हैं तो जो रेट निकल करके आएगा वो रोबस्ट होगा, उससे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। उसके भी अलग अलग नियम है, क्योंकि इन्फेंट के केस में अगर इन्फेंट और ओल्ड एज इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें तो ओल्ड एज में ज्यादा मोर्टेलिटी होती है और इन्फेंसी के केस में उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये पूरे सिनारियो पर इफेक्ट डालेगा। इस वजह से कंफाउंडर वेरिएबल वही कहलाएगा जिसको हम अलग कर देते हैं, या अलग करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वो कंफाउंडर कौन सा है। तो कंफाउंडर पॉपुलेशन आर ट्रेस्ड एंड रिमूव, वो हमने ट्रेस किया और उसको रिमूव कर दिया। व्हेन अनदर वेरिएबल एग्जिस्ट इन द स्टडी, दूसरे वेरिएबल उस स्टडी में एग्जिस्ट करते हैं बिसाइड द वन बीइंग स्टडीड, जो हमें 0 to 5 वाला हमारा इंटरेस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड कंफाउंडर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, वो तो डेथ के केस में मैंने बताया, यहां पर एक डिजीज के केस में बताया गया है विदाउट डायबिटीज कॉज हाइपरटेंशन। यहां पर एक फिगर बनाया गया है, एक्स ये ओबिसिटी है और बी डायबिटीज है और ए हाइपरटेंशन है, और ये एक क्या है, कॉज है। डायबिटीज की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है या हाइपरटेंशन की वजह से डायबिटीज भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा एक ऐसा वेरिएबल जो कि इन दोनों पर इफेक्ट हो, ओबिसिटी अगर है तो ओबिसिटी की वजह से हाइपरटेंशन या डायबिटीज ये दोनों हो सकता है, या ओबिसिटी की वजह से डायबिटीज या हाइपरटेंशन दोनों हो सकता है। बट हमारा स्टडी क्या है, स्टडी है इन दोनों के बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज का हमारा स्टडी का माने इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस ओबिसिटी को वहां से हटा देंगे। तो ओबिसिटी क्या है, कंफाउंडर वेरिएबल कहलाएगा। ये न रहते हुए भी इस पर इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। एनोवा के केस में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी कंपाउंडर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर वेदर डायबिटीज कॉज हाइपरटेंशन, वेदर हाइपरटेंशन कॉजेस डायबिटीज, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे पर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, कॉज कितना है। और इट इज पॉसिबल दैट एंड अनदर कॉज इफेक्ट दिस टू डिजीज, दोनों डिजीज पर कोई एक ऐसा भी तो नहीं है कि जो कि इफेक्ट डाल रहा है। तो वैसे जितने भी वेरिएबल होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, कंफाउंडर वेरिएबल कहलाएंगे। और हमारा स्टडी सिर्फ इन दोनों के ऊपर है, हमारा जो इंटरेस्ट है सिर्फ इन दोनों वेरिएबल पर है, इस वजह से हम इसको हटा देंगे, तो रिमूव कर देंगे। तो यही कहलाएगा क्या, कंफाउंडर वेरिएबल। थॉमसन एंड लेविस ये इनका एक कोड है, द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बेस्ड ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स
सप्लाई ए सिंपल एंड एक्यूरेट बेसिस फॉर कंपेयरिंग द डेथ रेट्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है, स्टार्टिंग में ही बताया, ये इनके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इन्होंने इसको कोट किया हुआ है। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का मतलब ही होता है कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर दोनों जगह के डेथ को यूनिक कर देना, और उस यूनिकनेस के बेसिस पर हमें यह मालूम चल पाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी डेथ हो रही है, और तभी हम एक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किस जगह का पॉपुलेशन में जो डेथ हो रही है, डेथ का क्या स्टेटस है। सिंपल इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट हो गया। अभी इसके आगे और भी है। इसमें दो मेथड जो होते हैं, इसमें पहले डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ये तो आपने देख लिया। इसके बाद डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया। मेरा काम है यहाँ पर जो लेक्चर में प्रिपेयर करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो सारी सब चीजें आपको समझ में आ गई। ये एक छोटा सा, मतलब ऐसे कह सकते हैं छोटा सा पिक्चर ट्रेलर है। पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म जो है, पूरी मूवी आपको देखनी है पूरे बुक में। ये एक छोटा सा स्लाइड है जिस पर मैंने कंटेंट बनाया है और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझ लिया, और समझने के बाद अपने बुक को जब आप पलट कर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आएंगी, न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपेयरिंग कंट्रीज आर केप्ट कांस्टेंट टू स्टैंडर्डाइज द पॉपुलेशन एंड देन फॉर्मूला अप्लाइड। अभी जैसे लग रहा होगा कि ये जो लाइनें हैं लिखी हुई हैं और मतलब ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको इस लेक्चर को आप एक बार ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए। इसके आगे का लेक्चर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा डेफिनेटली आपको स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कैसे निकाला जाता है, उसका क्या मीनिंग होता है, आपको समझ में आ जाएगा। द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज केप्ट कांस्टेंट, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट रखा जाएगा। किसके केस में? स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन के केस में। विच रिफर्स टू द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, यहां पर है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। वो हमेशा हर किसी कंट्री के लिए एक यूनिक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन बनाया गया है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। WHO के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज इक्वल टू, ये समेशन PXS इंटू DX डिवाइडेड बाई PXS है। ये जो PXS देख रहे हैं, यही क्या है? ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है। पर्टिकुलर मतलब ये एज क्या बता रहा है? स्पेसिफिक, और एक्स क्या बता रहा है? एज। तो पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या है, उस पॉपुलेशन में ये जो DX है वो पर्टिकुलर कंट्री में जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकल करके आई, उस डेथ रेट को हर एज वाइज उस पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर दिया गया, और इससे एक रेट निकाला गया जो कि K से मल्टीप्लाई किया गया। और K क्या है यहाँ पर? रेडिक्स। अब पर 1000 निकालना है तो यहाँ पर K इक्वल टू 1000 होगा। पर 10,000 निकालना है तो ये K इक्वल टू 10,000 होगा। कुल मिलाकर ये जो K है ये रेडिक्स है, और रेडिक्स क्या है? वो बेस है। तो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का ये फॉर्मूला होगा, वेयर PXS इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ग्रुप X। उस X ग्रुप का एज में, उस X एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है। और डेथ रेट क्या है? उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस एज ग्रुप में स्पेसिफिक डेथ रेट है। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। अब रटने वाली भी चीज नहीं है, जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, मेरे आप वीडियो को वेट करिए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे अगले वीडियो को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे और भी दूसरे काम होते हैं। जब मैं उसको लेके आऊंगा, आपको एक एक चीज यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझ में आएगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करके वहां आपको सॉल्व करके बताऊंगा। द एडजस्टमेंट कैन बी डन फॉर मोर देन वन वेरिएबल। यहां पर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो लोकेशन हो सकता है, वो एज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ऐसे। तो यहां पर सेम यही फॉर्मूला है, बट यहां पर ये क्या है? M फॉर ये एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर मेल एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर फीमेल। अगर एज वाइज अगर मेल का स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालना है तो सिर्फ मेल का भी पता लग जाएगा, वहां से पॉपुलेशन में से आप मेल निकाल लीजिए, और फीमेल का निकालना है तो फिर फीमेल का, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो सिर्फ आपको ये भी मिल जाएगा, यही वाला आ जाएगा इनटू K। तो इस तरीके से कैटेगराइज करके भी स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को निकाला जा सकता है कि पर्टिकुलर रीजन में मेल का क्या स्टैंडर्ड जो डेथ रेट है वो क्या है, और फीमेल का क्या स्टैंडर्ड डेथ रेट है। ये हो गया। वेयर M एंड F आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मेल एंड
फीमेल। तो ये फॉर्मूला बेसिस है, बस एक थ्योरम टाइप का है, आप इसको यहां से नोट करके समझ लीजिए। अभी अगर इसके बाद अगर आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नाउ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये जो दो चीजें आपको मैंने बताया, डायरेक्ट वाले में क्या करते हैं कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमें मालूम होता है और उसी एज स्पेसिफिक डेथ रेट के बेसिस पर हम हर कंट्री का स्पेसिफिक डेथ रेट मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं और उस एज स्पेसिफिक डेथ रेट को जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है जो जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं। इतना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमें मालूम नहीं होता, हमें वहां की सिर्फ जो है क्रूड डेथ रेट मालूम होती है। तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है, एक रोबस्ट मेजर होता है जिससे के थ्रू क्रूड डेथ रेट के थ्रू कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी कंट्री का या किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन का कि मोर्टालिटी का क्या स्टेटस है। तो उस केस में हमें जब क्रूड डेथ रेट जब मालूम हो तो वहां से हम एक मोर्टालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं और उसी के बेसिस पर स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करके हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फाइंड आउट करते हैं और वही कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मोर्टालिटी एडजस्टमेंट। ऐसे तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ये क्या होगा, द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट एजेस और एज ग्रुप्स टू हैव एन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ये वही ऊपर से ही मतलब उस ग्रुप को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दूसरा, इफ पॉसिबल दैट it's possible that the age specific death rate for individual age group is not available and hence only CDR may be known। हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट उस पर्टिकुलर ग्रुप का न मालूम हो, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है और सिर्फ क्रूड डेथ रेट ही मालूम हो, तो उसी केस में इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। In that case, indirect method of standardization is used consisting of an adjustment factor of C। इसको एडजस्टमेंट फैक्टर C कहा जाता है, जिसको C से या किसी दूसरे लेटर से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यहां पर C से डिनोट किया गया है। फिर फॉर्मूला सेम वही होगा, डायरेक्ट मेथड वाला ही। उस केस में क्या होगा, एडजस्टेड डेथ रेट क्या होगा, ये जो CDR है इस CDR से इसमें C में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इसके बाद जो निकल करके आएगा सामने, यही C को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो फॉर्मूला बनके जो आएगा सेम डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज हुआ था, जिस तरीके से हमने उसको पुल किया था वही, मतलब उसमें जो डायरेक्ट हमने निकाल लिया था, लेकिन यहां पर हम पुलिंग मेथड करेंगे। तो इसको पुल करके जो निकालेंगे, ये C को जब एस्टिमेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और यहीं से वैल्यू रखेंगे, आपको इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगा। Thus, from one indirect adjustment of death rate is given as this CDR is equal to C cap। तो ये तो एक फॉर्मूला बेसिस हो गया। जब हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। अभी आपका काम है इतना, आप समझ लीजिए। आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्ट्री क्या रहा है, सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया। 1850s का समय था। वहां का एक सैनिटरी डिस्ट्रिक्ट करके नाम आता है। सैनिटरी डिस्ट्रिक्ट में जो डेथ की सिचुएशन थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है ये मालूम नहीं चल पा रहा था, तो सबसे पहले इसी बेसिस पर वहां के प्रैक्टिशनर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया कि एज तो मतलब डेथ तो हो रही है, हमने क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर लिया, बट क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है ये मालूम नहीं चल पा रहा है। तो जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला जाता है और इसी को कहते हैं रिसर्च। तो उस समय ये सर एडविन चैडविक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, जो कि रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन वहां के एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक नियम निकाला और उस नियम के बेसिस पर यह बताया कि जो क्रूड डेथ रेट है उस क्रूड डेथ रेट में हम मीन एज एट डेथ अगर फाइंड आउट कर लें तो उसके बेसिस पर पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है एस्टिमेट किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है। उन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड कर दिया, इन्होंने थ्योरी पब्लिश कर दिया सीधा। फिर चूंकि प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम थी कि इसको कंपेयर कैसे किया जाए, तो प्रॉब्लम का इन्होंने एक अपने हिसाब से सॉल्यूशन दिया। जब सॉल्यूशन दिया तो इस पर और भी कुछ प्रैक्टिशनर्स थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने वर्क करना शुरू किया। ये पाया कि जब क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर
मीन एज एट डेथ हम निकाल ले रहे हैं और उसके बेसिस पर पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा। तो उसी क्वेश्चन मार्क पर रिसर्च होते होते नीसन साहब आए, एक नीसन, नेल्सन नहीं नीसन। उन्होंने एज कैटेगरी वाइज जो स्पेसिफिक डेथ रेट आज के डेट में आप निकालते हैं स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, उसी एज स्पेसिफिक वाइज डेथ रेट कैलकुलेट किया और डेथ रेट कैलकुलेट करने के बाद एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लिया कि चाहे किसी भी कंट्री का हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी जगह का हो, एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लिया जाए और निकालने के बाद में उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो ये एक यूनिक वैल्यू देगा जो कि कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल सही होगा। तो ये तो एक छोटा सा हिस्ट्री हो गया कि इसको आइडेंटिफाई सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों ने किया। वहां से सर एडविन चैडविक निकल करके सामने आए और इन्होंने ये मीन एज एट डेथ ये थ्योरी दिया। उसके बाद नीसन ने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को बताया और उसी के बेसिस पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दोनों मेथड को प्रोपाउंड किया, या यूं कह सकते हैं कि नीसन को ही इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का फाउंडर कहा जाता है, जो कि आज के समय में हम और आप पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं, CDR is not an appropriate measure of comparing health status when age distribution of two geographic areas are different। जब दो ज्योग्राफिक एरिया का एज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तो उस केस में जो क्रूड डेथ रेट है, चूंकि क्रूड डेथ रेट सभी आ गए, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सभी आ गए, तो उसमें एक जगह का क्रूड डेथ रेट कितना है, दूसरी जगह का क्रूड डेथ रेट कितना है, पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी हो रही है मालूम नहीं चल पाता है। तो उस केस में ये रोबस्ट होता है और ये कंपैरिजन करने के लिए इजी नहीं होता है। तो ये होगा, तो यही चीजें वहां के सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों ने आइडेंटिफाई किया। दिस लिमिटेशन ऑफ CDR वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय 1850s इन इंग्लैंड में। जब ये आइडेंटिफाई किया गया तो उसके बाद सर एडविन चैडविक ने मीन एज एट डेथ ये एक थ्योरम दिया और उसमें ये बताया कि उसके बेसिस पर हम पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है हम मालूम कर पाएंगे। Sir Edwin Chadwick used the mean age at death for comparing the health status of sanitary districts in England and Wales। यहां पर इन्होंने किया, Chadwick claimed his work as the true summary of age specific risk of dying। मतलब उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने ये तय किया, इन्होंने बताया कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है हम इससे मालूम कर पाएंगे मीन एज एट डेथ। तो अभी आप और हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि मीन एज एट डेथ अगर किसी को भी क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर मालूम हो तो पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है वो कैसे मालूम कर पाएगा। तो चूंकि जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है और उसी सोल्यूशन को निकालने के लिए जब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो कहलाता है रिसर्च वर्क। और इन्होंने रिसर्च करके पहला एक थ्योरी दिया। इसके बाद जो प्रैक्टिशनर्स ने इस पर सोचना शुरू किया होगा उस समय के समय में, तो उसके बाद मतलब इनके थ्योरी देने के बाद नीसन साहब ने यह बताया कि जो आप क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर एज जो मीन एज एट डेथ ये निकाल रहे हैं और इसके बेसिस पर एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए पर्टिकुलर एज ग्रुप में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वहीं से स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर उस डेथ रेट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, जो कि आज के समय में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। नीसन एंड एक्चुअली प्रैक्टिशनर या पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर भी कहेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिशनर थे, एक्चुअली में टोटल डिसएग्रीड विथ चैडविक्स वर्क, इनके वर्क से टोटली डिसएग्री करते थे। इन 1844 नीसन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन व्हाट वी आर स्टडीइंग दिस टाइम। ये हुआ यूजिंग द डेटा ऑन सेंसस 1881। नीसन के इस मेथड को यूज किया गया, वहां के रजिस्ट्रार जनरल ने यूज किया और एज स्पेसिफिक डेथ रेट के बेसिस पर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को कैलकुलेट किया, इसी मेथड को फर्स्ट टाइम यहां। यूजिंग द डेटा ऑन द सेंसस 1881 एंड ऑल्सो नीसन्स मेथड द रजिस्ट्रार जनरल पब्लिश्ड ए कंपैरेटिव रिपोर्ट ऑन मोर्टेलिटी स्टेटस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए मोर्टेलिटी स्टेटस पब्लिश किया गया 1881 के डेटा को लेते हुए। ये जो रिपोर्ट है, जो हिस्टोरिकल पार्ट है, आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर मैंने लिंक दे दिया है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल पार्ट है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपने देखा ये स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, उसके दो मेथड होते हैं,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंटरटेन किया होगा और गेन किया होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है नेक्स्ट वीडियो को करने के लिए, लेकिन इस ड्यूरेशन में मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा सा कंटेंट लेके आऊं और जितना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूं वो आपको मतलब आपके लिए फुल्ली हेल्पफुल हो। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ। मैं अपने आने वाले वीडियोज में इसी तरीके के लेक्चर्स को लेकर आते रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सा मटेरियल मैं प्रिपेयर कर पाऊं और आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।